बड़ी खबर आ रही है। एयरबेस हमले के बाद रूस हुआ आक्रामक। अमेरिकी बॉर्डर पर पहुंचे हैं रूसी एटमी बॉम्बर। अलास्का बॉर्डर पर रूसी बॉम्बर ने रेकी की है और रूसी बॉम्बर ने अमेरिकी वार्निंग नजरअंदाज की है। अड़तालीस घंटे पहले यूक्रेनी सेना ने रूस और उसके कब्जे वाले इलाकों पर हमला किया। भले ही क्रेमलिन में सनसनी इससे मच गई हो, मगर यूक्रेनी प्रहार के बाद पुतिन सेना ने ऐसा विनाशक पलटवार किया जिससे यूक्रेन के आधा दर्जन शहरों में बारूदी आपातकाल लग गया, क्योंकि रूस ने यूक्रेनी सेना के हथियार डिपो राख कर दिए हैं, रिहायशी इलाकों को तहस नहस कर दिया है। वहीं इसके साथ साथ यूक्रेन के एनर्जी संयंत्र यानी ऑयल गैस जैसे प्लांट को भी तबाह किया और यूक्रेन में जारी दहन काल के बीच भीषण नरसंहार भी हुआ। आखिर कैसे, देखिए। 48 घंटे पहले यूक्रेन ने 3 बड़े हमले को अंजाम दिया, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में, विध्वंसक आत्मघाती ड्रोन के जरिए। यकीन मानिए, ज़ेलेंस्की ब्रिगेड की तरफ से किए गए इन 3 हमलों ने क्रेमलिन में सनसनी मचा दी। रूसी डिफेंस के होश फाख्ता हो गए, क्योंकि यूक्रेन की सेना ने 3 अलग अलग मोर्चे पर आसमानी प्रहार किया। मसलन विध्वंसक अटैक नंबर 1, रूस के 4 एयरबेस पर एक साथ ड्रोन स्ट्राइक की। नतीजा, 1 घंटे के भीतर रूसी वायुसेना के 19 विमान खाक। विध्वंसक अटैक नंबर 2, दक्षिणी रूस के ऑर्स्क शहर में मौजूद डैम को उड़ाया। नतीजा, 600 मकान जलमग्न और सैकड़ों की जान को खतरा। विध्वंसक अटैक नंबर 3, ज़ेपोरिजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। नतीजा, ज़ेपोरिजिया इलाके में नाइट्रोजन गैस फैलने की आशंका। गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेन के बारूदी उड़न दस्ते ने रूस के सुरक्षा कवच को भेदते हुए जबरदस्त आसमानी प्रहार किया, क्योंकि 1 घंटे के भीतर 4 अलग अलग ठिकानों पर तैनात 19 लड़ाकू विमानों को तहस नहस करना कोई मामूली बात नहीं है। इतना ही नहीं, रूस के जिस ऑर्स्क इलाके में यूक्रेन ने ड्रोन हमले में बांध को उड़ाया, वो यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 2000 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी ज़ेलेंस्की के घातक ड्रोन्स ने रूस में घुसकर तबाही मचाई, और वो भी पुख्ता प्लानिंग के जरिए। हालांकि आशंका ये भी जताई जा रही है कि ऑर्स्क में जो ड्रोन हमला हुआ है उसे नेटो ने अंजाम दिया है। दावा तो यह तक किया जा रहा है कि यूक्रेन ने इस अटैक के लिए नेटो के ही लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया है। मगर इस हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति आग बबूला हो गए। बस फिर क्या, बीती रात पुतिन ने यूक्रेन से इतना विनाशक प्रतिशोध लिया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक साथ रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों और विस्फोटक ड्रोन से हमला किया। चंद घंटे के भीतर यूक्रेन के दर्जनों शहर एक साथ धधकने लगे। रूसी डिफेंस ने कहीं आसमान से ताबड़तोड़ अंदाज में स्ट्राइक की, कहीं आत्मघाती ड्रोन ने हमला किया, तो कहीं आर्टिलरी शेल से यूक्रेनी सरजमी को दहलाया। वहीं रूस ने मिसाइलों से भी यूक्रेन के कोने कोने को बारूद से पाट दिया।
खार्किव से चासिव तक, ज़ेपोरिज़िया से ओडेसा तक, अवदीव्का से डोनेस्क और लुहांस्क तक यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां रूस की तरफ से हमला ना किया गया हो। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि रूस ने पहली बार केमिकल हथियारों से पूर्वी यूक्रेन के कुछ इलाकों को दहलाया, जिसका नतीजा यह हुआ कि चंद घंटों के भीतर यूक्रेन के आधा दर्जन से ज्यादा शहर पुतिन प्रतिशोध की भेंट चढ़ गए। मसलन खार्किव में रूस ने हथियार डिपो, रिहायशी इलाकों और एनर्जी संयंत्रों को निशाना बनाया। ईस्टर्न यूक्रेन के चासिव यार में रूस ने लड़ाकू विमानों से अटैक किया। वहीं अवदीव्का में रूस ने अमेरिका के ब्रैडली आर्म्ड व्हीकल को तबाह कर दिया। ज़ेपोरिज़िया ओडेसा में रूस ने मिसाइलों से जबरदस्त अटैक किया। वहीं डोनेस्क और लुहांस्क में रूसी सेना ने केमिकल वेपन से प्रहार किया। रूस की तरफ से किए गए इस पलटवार में सिर्फ यूक्रेनी इलाके ही तबाह नहीं हुए, सिर्फ यूक्रेन के हथियार डिपो, ऑयल गैस प्लांट ही जलकर राख नहीं हुए, बल्कि इसके साथ साथ भीषण नरसंहार भी हुआ। खार्किव में 6 लोगों की मौत हुई, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। दरअसल बीते 1 सप्ताह से रूसी सेना यूक्रेन पर जबरदस्त हमले कर रही है, जिसमें यूक्रेन के कई सैनिकों की मौत की खबरें सामने आ रही हैं। अगर बात 31 मार्च से अब तक की करें तो अवदीव्का में यूक्रेन के 1695 सैनिकों की मौत हुई। साउथ डोनेस्क में करीब 760 यूक्रेनी सैनिक मारे गए, जबकि कुपियांस्क में 270 यूक्रेनी जवानों की मौत हुई और खेरसोन में यूक्रेन के 240 सैनिक मारे जा चुके हैं। यानी पुतिन के प्रतिशोध के साथ ही अब यूक्रेन का दहन काल शुरू हो चुका है, जिसमें न सिर्फ यूक्रेनी सेना के हथियार या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ यूक्रेनी सैनिकों की भी मौत हो रही है। मतलब ये कि 48 घंटे पहले यूक्रेन ने पुतिन को जो बारूदी चोट दी, अब वही यूक्रेन के लिए महातबाही का सबब बन चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। काला सागर ददकने वाला है। पहली बार रूस और नेटो देश टकराने वाले हैं। क्रीमिया को लेकर जबरदस्त भिड़ंत हो सकती है। हालांकि नेटो इसे ब्लैक सी में युद्ध अभ्यास बता रहा है, जबकि रूस ने उसे रोकने के लिए तैयारी इस स्तर पर की है जैसे बड़ा हमला होने वाला है। अगर नेटो ने ड्रिल की आड़ में कोई बड़ा षड्यंत्र रचा तो रूस तबाही का जल्जला ला देगा, जिससे काले सागर से महायुद्ध का उद्घोष हो सकता है। बाल्टिक का खौफ अब ब्लैक सी जा पहुंचा है। युद्ध का अंदेशा बढ़ने लगा है। एपिसेंटर काला सागर बनने जा रहा है। उसकी वजह भी समझिए। यह पहली बार है जब काला सागर में नेटो और रूस की फौज आमने सामने है। यानी युद्ध की एक चिंगारी भड़क कर कभी भी शोला बन सकती है। हालात इतने संजीदा हैं कि रूस ने ब्लैक सी फ्लीट में ड्रोन को शामिल किया है। ब्लैक सी फ्लीट पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। मिसाइल कैरियर भी ब्लैक सी में उतार दिया है।
दूसरी तरफ रोमानिया की अगुवाई में नेटो ने युद्धाभ्यास शुरू किया है। अभी तक नेटो की डिफेंडर ड्रिल आर्कटिक बाल्टिक में हो रही थी, लेकिन अचानक से काला सागर में युद्धपोत पहुंचाकर नेटो ने रूस को चुनौती दे डाली। है 21 अप्रैल तक यह ड्रिल चलेगी। तब तक रूसी युद्धपोत फ्रंट लाइन पर रहेंगे। अगर नेटो देशों ने रूस की समुद्री सीमा में घुसने की कोशिश की तो बारूदी जलजला आना तय है, क्योंकि रूस क्रीमिया को लेकर बेहद सतर्क है और यूक्रेन क्रीमिया पर किसी भी कीमत पर कब्जा करना चाहता है। रूस ने क्रीमिया की किलेबंदी करके उसके समुद्री इलाके में ब्लैक सी फ्लीट की तैनाती कर दी। उधर नेटो की ड्रिल में 12 देश शामिल हो रहे हैं। जिसमें 2200 से ज्यादा सैनिक, 135 नेवल यूनिट, 27 छोटे बड़े युद्धपोत गरजने को तैयार हैं। इस बीच यूक्रेन ने रूस की मिसाइल फ्लीट उतारने पर कहा है कि रूस की मिसाइल स्ट्राइक के बाद काला सागर में सबमरीन मिसाइल कैरियर उतारना उसके मंसूबे को बता रहा है। वो न सिर्फ समुद्री सीमा का उल्लंघन कर रहा है, बल्कि यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी भी कर रहा है। दरअसल यूक्रेन को डर इसलिए भी है कि रूस के युद्धपोत पर कैलिबर क्रूज मिसाइल तैनात है। एक बार में युद्धपोत से 50 मिसाइलें दागी जा सकती हैं। साथ ही रूसी बेड़े में न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। यानी नेटो को जवाब देने की पूरी तैयारी है और इस बार रूस आर पार की जंग करने का मंसूबा लेकर काला सागर में उतरा है। अगर किसी ने क्रीमिया पर हमले की कोशिश की तो पुतिन का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। गाजा में नरसंहार की नई वजह का खुलासा हुआ है। इजराइल के इंटेलिजेंस के चीफ की किताब के हवाले से दावा किया गया है कि इजराइल ने युद्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इजराइल भीड़ के बीच टारगेट की पहचान कर सका और बमबारी की गई। दावा है कि AI की मदद से ही इजराइल ने गाजा में इतनी तेजी से ऑपरेशन चलाया और इतना बड़ा विध्वंस हुआ। आधुनिक फाइटर जेट, घातक गाइडेड बम और सटीक प्रहार करने में माहिर पायलट्स। इजराइल की वायुसेना बेहद ताकतवर है। जमीन की जंग में भी इजराइल की आर्मी किसी से कम नहीं है, लेकिन घातक हथियार, सैनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मेल ने गाजा युद्ध को और अधिक विध्वंसक बना दिया। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से इजराइल के सैनिक वो कर पा रहे हैं जिसे नामुमकिन माना जाता रहा है। खुलासा इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ की किताब से हुआ है। 2021 में छपी किताब का नाम ह्यूमन मशीन टीम है। किताब में युद्ध में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया गया है। किताब तो पुरानी है, लेकिन चर्चा अब इसलिए हो रही है क्योंकि गाजा में AI के इस्तेमाल के कई संकेत मिले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 6 महीने से गाजा में इजराइल अपने दुश्मनों की जानकारी जुटाने और उसके आधार पर टारगेट को चुनने और हमला करने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमकर इस्तेमाल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल गैस्पल नाम के AI का इस्तेमाल कर रहा है। इजराइल के पास लेवेंडर नाम का AI प्रोग्राम भी है। AI से एक दिन में 100 टारगेट की पहचान होती है। AI की जानकारी के बाद सेना टारगेट पर हमला करती है। इजरायली इंटेलिजेंस चीफ की किताब के मुताबिक AI एक साथ कई लोगों पर नजर रखता है। खासकर डेटा को खंगालने में AI को बेहद कम समय लगता है। AI से कैसे टारगेट की पहचान होती है, यह समझिए। AI से आसानी से पता लग जाता है कि कौन बार बार अपनी लोकेशन बदल रहा है।
कौन बार बार अपना फोन नंबर बदल रहा है, कौन संदिग्ध इलाकों में बार बार जा रहा है, किसकी ब्लैक लिस्ट नंबर पर बात हो रही है। एआई के डेटा से टारगेट का सटीक लोकेशन मिलता है। लेकिन इजरायली सेना पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हमले का फैसला सेना के अफसर करते हैं। ऐसे में आम लोगों की मौत की वजह भी सेना के अफसर ही हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरस ने गाजा में बमबारी के लिए इजरायली सेना के एआई के इस्तेमाल करने की खबरों पर चिंता जताई है। माना जा रहा है कि एआई का इस्तेमाल विशेष रूप से घनी आबादी वाले इलाकों में लक्ष्यों की पहचान के लिए किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल अगर एआई के इस्तेमाल के बिना हमास के खिलाफ ऑपरेशन चलाता तो आम लोगों की मौत का आंकड़ा इतना बड़ा नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। रमजान खत्म होने के साथ ही इजरायली सरजमी पर बारूदी कोहराम शुरू हो जाएगा, जो इजराइल के खात्मे तक जारी रहेगा। और जानते हैं, बारूदी इंतकाम की चेतावनी ईरान से सामने आई है। वो ये कि ईद से पहले हर हाल में इजराइल भस्म होगा, दुनिया के नक्शे से उसका वजूद मिट जाएगा। आखिर कैसे ईरान लेगा इजराइल की बलि, देखिए इस रिपोर्ट में। जल्द ईरान के बारूदी प्रतिशोध से इजराइल निहल सकता है। नेतन्याहू के मुल्क पर अब तक का सबसे भीषण हमला होने वाला है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ईरान ने हमले की तारीख और वक्त भी मुकर्रर कर दिया। जानते हैं इजराइल पर बारूदी पलटवार कब होगा, कब ईरान के विनाशक हथियार जलजला लाएंगे? तो वो तारीख है 10 अप्रैल। रमजान का आखिरी दिन 10 अप्रैल है और इसी तारीख को ईरान की तरफ से प्रचंड हमले की तैयारी पूरी हो चुकी है। मतलब ईद से पहले इजराइल में बारूदी खलबली मचनी तय है। और ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि ईरान के सुप्रीम जज ने किया। इमाम खमनेई के इस बयान ने पूरे अरब वर्ल्ड में सनसनी मचा दी है, क्योंकि अगर ईरान इजराइल में आर पार की जंग हुई तो इसकी चपेट में अरब के तमाम मुल्क भी आ सकते हैं। लिहाजा अभी से अमेरिका ने ईरान से बैकडोर बातचीत शुरू कर दी है ताकि इजराइल पर ईरानी हमले को रोका जा सके। अगर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि इस बार इजराइल ईरान के बीच किसी ने दखलंदाजी की तो ईरान उसे भी टारगेट करने से नहीं चूकेगा। आशंका जताई जा रही है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के चलते ही अब तक अरब में जंग का आगाज नहीं हुआ है। हालांकि ईरान ने इजराइल पर अटैक की सारी तैयारियां पूरी कर ली। इसी को ध्यान में रखते हुए इजरायली सेना भी अलर्ट पर है। मसलन इजराइल ने जीपीएस नेविगेशन सिस्टम बंद कर दिया है ताकि गाइडेड मिसाइलों के हमलों को रोका जा सके। इजरायली डिफेंस ने सैनिकों की छुट्टियां भी रद्द कर दी हैं। इजराइल ने एयर डिफेंस कमांड को अलर्ट पर रखा है। कई शहरों में अंडरग्राउंड एंटी बॉम्ब शेल्टर तैयार किए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने सीरिया में डिफेंस सिस्टम भेजे हैं। दरअसल ईरानी सेना की ताकत मिसाइलें और घातक ड्रोन है। ऐसे में इजराइल को आशंका है कि अपने विध्वंसक हथियारों से ईरान किसी भी वक्त इजराइल पर आसमानी प्रहार कर सकता है।